दोस्तों, सरकार को मालूम है इस बार जो बिल वो लेकर आ रही है वो अपने दम पर तो पास नहीं करा सकती है। सहयोगियों के अलावा विपक्ष का साथ भी उन्हें चाहिए होगा। फिर भी लोकसभा पुनर्गठन के साथ विशेष सत्र क्यों बुलाने लगी? आखिर सरकार के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ तो है, और जो सरकार करना चाहती है क्या उसके बारे में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को जानकारी है? क्योंकि एक तरफ पूरा दक्षिण भारत उबल रहा है, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है चंद्रबाबू नायडू। कई दिनों से देश में एक सवाल तैर रहा था, सरकार आखिर ऐसा क्या लाने वाली है जिसे ऐतिहासिक बताया जा रहा था। कहा जा रहा है महिलाओं को सशक्त बनाने का बड़ा कदम, लोकतंत्र को मजबूत करने की पहल, लेकिन जैसे ही पर्दा उठा कहानी कुछ और ही निकली। जिसे नारी शक्ति का नाम दिया गया, उसके पीछे सदन की पूरी तस्वीर बदलने का प्लान छिपा है। देखा जाए तो ये सिर्फ महिला आरक्षण नहीं बल्कि चुनावी गणित को साधने की रणनीति है। सबसे बड़ा सवाल, अगर इस सच में महिलाओं के लिए क्रांतिकारी कदम था तो इसे संसद के विशेष सत्र से ठीक पहले इतनी गोपनीयता में क्यों रखा गया? क्या ये पारदर्शिता है या फिर कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, अब इसे आसान भाषा में समझिए। सबसे पहले जानिए महिला आरक्षण अधिनियम में वास्तव में नया क्या है। सरकार कह रही है कि अब 2029 से महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन सच्चाई है 2023 में ही महिला आरक्षण कानून आ चुका था। लेकिन सरकार ने शर्त जोड़ दी थी, पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन यानी सीटों का बंटवारा होगा, तब जाकर आरक्षण लागू होगा। यानी असल में महिला आरक्षण को 10 साल टाल दिया गया था। अब वही शर्त हटाकर सरकार इसे बड़ा बदलाव बता रही है। अब परिसीमन के नजरिए से सरकार का असली खेल क्या हो सकता है, उसे समझिए। परिसीमन मतलब देश में लोकसभा सीटों का बंटवारा कैसे होगा। अभी के नियम के मुताबिक 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें तय हैं, राज्यों का अनुपात स्थिर रखा गया है। लेकिन परिसीमन के नए प्रस्ताव में सीटें 543 से बढ़कर 850 तक हो सकती हैं। 1971 वाला फॉर्मूला हटेगा, सीटों का बंटवारा नई जनसंख्या के आधार पर होगा। आसान भाषा में समझिए, जिन राज्यों की संख्या ज्यादा बढ़ी जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उन्हें ज्यादा सीटें मिलेगी। जिन राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल की जैसे तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उनकी सीटें कम बढ़ेगी। मतलब ये कि जो राज्य जनसंख्या के मामले में अनुशासित रहा उन्हें नुकसान होगा, और जो राज्य जनसंख्या में आगे रहा उसे फायदा होगा। दोस्तों, इस चुनावी लोकतंत्र को बदलने के एक बड़े खेल का एक हिस्सा है। आखिर संसद के विशेष सत्र से मात्र 36 घंटे पहले इसमें पेश होने वाले संविधान 131वें संशोधन विधेयक की प्रति सार्वजनिक हो गई। सवाल यह है, अगर ये विधेयक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई क्रांतिकारी कदम उठाने वाला था तो इसे जनता और महिलाओं से इतना छुपाकर रखने की क्या जरूरत थी? जाहिर है कि संविधान संशोधन के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए, जो सरकार के पास नहीं है। लोकसभा में भी कुल सीटें 543 हैं, बीजेपी के पास 240 सीटें और एनडीए के सहयोगियों को जोड़कर वो 300 के पास पहुंचती है। लेकिन 2/3 बहुमत के लिए चाहिए कम से कम 362 सांसद। सरकार के पास अपने दम पर 2/3 बहुमत नहीं है। राज्यसभा में स्थिति भी बीजेपी की ऐसी ही है। राज्यसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वहां भी स्पष्ट 2/3 बहुमत नहीं है। यानी यहां भी सरकार को विपक्ष या अन्य दलों का समर्थन जरूरी है। इसलिए विपक्ष के समर्थन के बिना यह पारित नहीं हो सकता। खुद प्रधानमंत्री ने विपक्ष से इसका समर्थन करने का आग्रह किया था। तो फिर इसकी कॉपी विपक्ष के नेताओं को भी समय से क्यों नहीं दी गई? विपक्ष ने बार बार आग्रह किया कि सरकार इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर आम सहमति बनाए। इसे क्यों नहीं माना गया? और ऐसी क्या आफत थी कि संसद का सत्र बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव प्रचार के बीचों बीच चुनाव से एक सप्ताह पहले बुलाया जाए?
विधेयक की कॉपी सार्वजनिक होने के बाद ये राज कुछ हद तक खुल गया है। जैसे कि आशंका थी, नारी वंदन के बहाने राष्ट्रीय एकता पर हमला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के बारे में नहीं बल्कि संसद का पुनर्गठन करने के बारे में है। महिला आरक्षण के बारे में सिर्फ इतना है कि संविधान के अनुच्छेद 334 क में संशोधन कर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने के लिए नई जनगणना के आंकड़ों का इंतजार करने की जरूरत नहीं रही। इस संशोधन के अनुसार अब 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकेगा। सीटों की संख्या 1.5 गुना बढ़ाने से हर क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या घटेगी। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है, लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है। इस विधेयक का सबसे बड़ा और खतरनाक बदलाव यह है कि पिछले 50 साल से लोकसभा की सीटों में राज्यों के हिस्से में फेरबदल पर लगी रोक हटा ली जाएगी। फिलहाल संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रावधान है कि राज्यों को 1971 की जनगणना के अनुपात में सीटें मिलेंगी। इस रोक की मियाद 2026 में खत्म होती है। पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम नेता बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा की कुल संख्या में बढ़ोतरी होगी, लेकिन राज्यों के अनुपात को जस का तस रखा जाएगा। यानी अगर लोकसभा की कुल संख्या 1.5 गुना होगी तो उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 140 हो जाएंगी और साथ में केरल की सीटें 20 से बढ़कर 30 हो जाएंगी। गैर हिंदी भाषी प्रदेश चिंता ना करें, ऐसा आश्वासन दिया गया, लेकिन संविधान संशोधन का मसौदा इस वादे की अनदेखी करता है। इस संशोधन में प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 55, 81, 82, 170 और 332 में संशोधन कर 1971 की जनगणना वाला प्रावधान हटा दिया जाए, लेकिन वर्तमान अनुपात को बनाए रखने का कोई जिक्र नहीं है। ऐसा होते ही अनुच्छेद 82 के अनुसार जनसंख्या के अनुरूप सीटों का बंटवारा होगा। अगर 2011 के आंकड़ों के अनुसार होता है और लोकसभा की संख्या 1.5 गुना हो जाती है तो केरल की सीट 20 से बढ़कर सिर्फ 30 होगी, जबकि उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 132 हो जाएंगी। अनुपातिक रूप से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, बंगाल और पंजाब को घाटा होगा, जबकि हिंदी भाषी प्रदेशों को फायदा। इस हिंदी और गैर हिंदी भाषी प्रदेशों का नाजुक संघीय संतुलन बिगड़ जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ जो चेतावनी दी है उस पर गौर करना राष्ट्रीय एकता के लिए घातक हो सकता है। दोस्तों, अब तक देश में लोकसभा सीटों का बंटवारा एक आसान सिद्धांत पर होता रहा है कि हर राज्य की आबादी और उसकी सीटों का अनुपात लगभग बराबर रहे। यानी सीधी भाषा में समझिए, देश के हर सांसद के पीछे लगभग बराबर संख्या में लोग हों, ताकि हर नागरिक की आवाज बराबरी से संसद तक पहुंचे। दशकों तक भारत में जनसंख्या वृद्धि आसमान पर रही है, जिसमें दक्षिण राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया। अध्ययनों से पता चलता है कि अगर मौजूदा परिस्थितियों में आबादी के अनुपात में सीटें तय करने का यही मानदंड लागू किया गया तो दक्षिण राज्यों का प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाएगा। दक्षिण राज्यों ने, जिन्हें आमतौर पर प्रगतिशील माना जाता है, परिवार नियोजन की नीति को बेहतर रूप से अपनाया है और छोटे परिवारों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। दक्षिण राज्यों को लग रहा है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की उनकी ये कोशिश उन्हें नुकसान की स्थिति में डाल देगी। दक्षिण राज्यों का तर्क है कि परिवार नियोजन पर बेहतर काम करने का उन्हें इनाम मिलने के बजाय नुकसान झेलना पड़ेगा और सीटों को तय करने का आधार जनसंख्या ही होगा। तो ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में सीटें दक्षिण राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी और संसद में इन राज्यों से जुड़े मुद्दों को वरीयता दी जाएगी। एक वीडियो संदेश में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने कहा कि राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना परिसीमन को आगे बढ़ाने की कोशिश लोकतंत्र पर हमला है। स्टैलिन ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने हमसे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, छोटे परिवार रखने और परिवार नियोजन के उपाय अपनाने को कहा तो हमने उसका पालन किया। क्या अब अनुशासित तरीके से काम करने की यही सजा है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के अपने समकक्ष और बीजेपी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखकर उनसे अपील की है कि वो दक्षिण राज्यों के साथ मिलकर सीटें बढ़ाने के
प्रो राटा मॉडल का विरोध करें। देखा जाए तो दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्री परिसीमन बिल का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, यही नहीं, अगर ये संशोधन पारित हो जाता है, लोकसभा में राज्यभर सीटें बांटने का प्रावधान संविधान की बजाय संसद के बनाए कानून के तहत होगा। मतलब ये बंटवारा जनगणना के आधार पर हो और फैसला करते वक्त सरकार को विपक्ष की सहमति नहीं चाहिए, क्योंकि आगे से इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी। ये फैसला परिसीमन आयोग करेगा। गौरतलब है कि सरकार इस संविधा संशोधन के साथ एक परिसीमन कानून का विधेयक लेकर आई है। इसके अनुसार नया परिसीमन 2011 जनगणना के अनुरूप होगा, लेकिन सरकार जब चाहेगी संसद में सामान्य बहुमत से इसे बदल सकती है। सरकार जानती है कि ऐसा संशोधन संसद में 2/3 बहुमत के बिना वो पास नहीं करा सकती। तो सवाल यह है कि सब कुछ जानते हुए भी ऐसा प्रस्ताव लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है। तो सवाल अब सीधा है, क्या ये सच में महिलाओं के सशक्तिकरण का कदम है या फिर सत्ता के समीकरण को अपने पक्ष में ढालने की रणनीति? क्या लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा रहा है या फिर उसे नए तरीके से रीडिजाइन किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनसंख्या के आधार पर सीटों का खेल देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर देगा? फैसला संसद में होगा, लेकिन असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बिल नहीं, भारत के लोकतंत्र की नई दिशा तय करने वाला मोड़ हो सकता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।